हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं हम कवर। आज पढ़ने वाले हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट। देखो, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है ये। उसका रीजन वही है कि भी सरकार चेंज हुई है तो गवर्नमेंट नया बजट लाने वाली है अपना। ये होता है, ध्यान रखना हमेशा। जब जब चुनाव होते हैं अपने, चुनाव के बाद में सरकार अपना नया बजट लेके आती है। हर बार नया बजट आता है, हर सरकार लेके आती है जब कब चुनाव खत्म होंगे। चुनाव के बाद में जब नई सरकार बनती है तो वो अपना बजट लेके आती है सर, ठीक है। तो देखो, बजट के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, बेसिक सी बात है, सिंपल सी। बजट जो वर्ड है, थोड़े से अगर संविधान के हिसाब से देखें तो बजट जो शब्द है वो कहीं नहीं दे रखा, ध्यान रखना सर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड नहीं दे रखा कहीं भी। क्या दे रखा है इसकी जगह, लिखा हुआ है सर क्या, इसी जगह दूसरा वर्ड लिखा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड दे रखा होता है सर आपका बेसिकली, ठीक है। एक बात आती है सर ये सिंपल सी। अब आते हैं देखो अगली बात पे। तो बजट बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं सर। बजट में सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी, कि सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है सर। यानी एक तरफ रेवेन्यू, सरकार के पास पैसा आया कितना और सरकार ने खर्च कितना किया सर। ये सिंपल सी बात होती है। बजट लेके कौन आता है सर आपका हमेशा, फाइनेंस मिनिस्टर। ये फिक्स है, बिल्कुल ध्यान रखना सर। रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और वो भी तय सर 1 तारीख को लाते हैं आजकल। 1 फरवरी कर दिया अभी ना, 1 फरवरी को आता है हमेशा। सर अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी कारणवश नहीं है प्रेजेंट, मान लो वो इस कंडीशन में है कि वो किसी भी कारणवश फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको बजट को प्रेजेंट नहीं कर सकते अगर संसद में, तो उनकी जगह कोई और अदर मिनिस्टर कर लेगा सर। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, ठीक है सर। तो उनको वो कर सकते हैं सर, ठीक है। तो जनरली में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सर, और 1 फरवरी फिक्स है सर आपका, ठीक है। ये तो हुई सर, दोनों हाउस में से कहीं भी आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा, वो सब बातें, वो सब पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं सारी बातें सर, ठीक है। इसमें तो अपन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी बातें हैं इसमें काम की, वो सब कुछ आएगा सर अपना ना। तो आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पर। आप देखो, इसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ये समझते हैं ये कहाँ कहाँ से कितना कितना आता है अपने पास, ठीक है सर। अब आता है देखो सर बजट ना, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया सरकार के पास, ठीक है सर। कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सर, और वो है कहाँ जा रहा है। तो देखो इसमें अगर अपन एक चीज देखोगे सर, सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो आता है अपने पास बोरोइंग से। ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। इनकम टैक्स आता है अपने पास, उसके बाद जीएसटी सर पहले नंबर पे बोरोइंग्स है, सेकंड नंबर पे जीएसटी। 17% अकेला जीएसटी दे रहा है सर पैसा सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को ना। फिर आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये सब टैक्स वगैरह है, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सब लास्ट क्लास में की है पूरी चीज़। ये सब के सब वर्ड्स बताए हुए हैं पूरे, क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें। इतना इतना पैसा आता है अपने पास, और जाता कहाँ कहाँ है सर वो देख लेते हैं। तो उनमें जो मैक्सिमम जा रहा है ना हमारा, वो जाता है अपना किस चीज़ में, इंटरेस्ट पेमेंट में सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्याज के अंदर। क्योंकि सरकार ने लोन जो लिया हुआ है, वो जो लोन है उस लोन को चुकाना पड़ता है सर लगातार ना, तो ये अपने को इसमें जाता है। उसके बाद आपका फिर जो स्टेट्स का शेयर है टैक्स और ड्यूटीज़ के अंदर, यानी सरकार के पास जो टैक्स आते हैं, होता क्या है, ये जीएसटी है, और उसमें जो आईजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सीजीएसटी सेंटर कलेक्ट करती है। और फिर से ये पढ़ा था अपन, ध्यान करें सर, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंदर बताई ये चीज़ कि स्टेट्स का जो शेयर होता है वो देना पड़ता है। 42% है अभी स्टेट शेयर जो है, तो 42% पैसा अगर टोटल सरकार के पास 100 रुपये आए हैं तो उसमें से 42% सरकार को, स्टेट्स को देने होते हैं। तो टोटल पैसे का 42% कितना निकल के आता है, 18% निकल के आता है सर, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में जाते हैं सर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जाती हैं, डिफेंस में जाता है, सब्सिडी में जाता है, आपके पेंशन है, अपनी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, और फाइनेंस कमीशन की अदर रिकमेंडेशन जो होती हैं। ये हुई सर एक बेसिक सी बात, सिंपल सी, बहुत बेसिक है। तो एक समझ में आया आप लोग, पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ पे। यानी ये जो है ये तो क्या है, सरकार का रेवेन्यू सर, सिंपल चीज़। ये कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला रेवेन्यू। और ये जो ये है ये जा रहा है, वो क्या है आपका सर, एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो खर्चा करने वाली है। और हम लोग ये सभी पढ़ेंगे सर, है ना। देखो ये तो है फुल उसका, लेकिन मैंने कहा जैसे इस बार जो था वो आपका इंटरिम बजट था। इस साल जो था सरकार का वो इंटरिम बजट था सर। इंटरिम का सिंपल सा मतलब याद रखना हमेशा,
आधा बजट बोलते हैं इसको, अंतरिम बजट जो बोलते हैं सर। हाफ बजट है, यानी कि फुल बजट नहीं था। उसका रीजन था क्योंकि देखो बजट कब लाना था, फरवरी में, 1 फरवरी को बजट आया था। तो फरवरी से लेके अब गारंटी नहीं थी सरकार आएगी नहीं आएगी, सरकार आ गई, अच्छी बात है सर। तो सरकार जुलाई में दोबारा बजट लेके आएगी अपना। जैसे ही जून के एंड में सेशन स्टार्ट होंगे, जुलाई के मिड में 10, 12, 15 जुलाई के आसपास बजट दोबारा आने वाला है सर, पूरा पूरा। फिर वो फुल बजट आएगा पूरा, वो फिर ये वाला बजट आएगा, ये वाला बजट आने वाला है पूरा। ठीक है सर। अभी जो आया था उसमें मेन मेन चीज़ें थी, बस मेन मेन चीज़ें ना। तो देखो उसमें कहाँ कहाँ पैसा दिया गया है वो थोड़ा समझते हैं सर अपन, कि मेन मेन पैसा कहाँ कहाँ दिया गया है इन्होंने। डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को दिया है सर पैसा एक लेवल पे, रेलवे को, इन सब मिनिस्ट्री को दिया गया है सर पैसा। वो है सिंपल सी बात, इतना इतना करोड़ रुपए। ठीक है, एक रफली बात सर। एक बेसिक चीज बता देते हैं सर, इंडिया का जो टोटल बजट है, जैसे अपन बात करें इस पूरे पैसे की, ये जो पूरा पैसा है सब कुछ चीजें, ये टोटल मिला के जो अमाउंट निकलता है ना, वो है सर अभी रफली जो है वो है 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़ का बजट है सरकार का सर, रफली 45 से ऊपर ही है, 45 लाख 3,000 करोड़ के आसपास है कुछ, लेकिन 45 लाख करोड़ सरकार आते हैं और सरकार खर्च कर रही होती है। एक चीज ध्यान रखना, सरकार जितना खर्च करती है उतना पैसा पूरा आता नहीं है उसके पास, कम आता है सर। सरकार डेफिसिट में चल रही है लगातार, फिजिकल डेफिसिट पढ़ेंगे भी, डेप्थ में आएगा अभी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। बट रफली बता दूं सर, जितने उसके पास आ रहे हैं उतना, जितना वो खर्च कर रही है उतना आ नहीं रहा उसके पास। यानी सरकार ने क्या बोला कि 45 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देंगे हम, लेकिन आएंगे कितने, कम आएंगे उससे सर। इसलिए वो रिवाइज एस्टिमेट्स होते हैं, बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं, वो सब बातें भी डिटेल में करेंगे सर, है ना। एक लेवल पे ये वाली बात समझ में आई अपने को, सिंपल सी बिल्कुल बेसिक लेवल पे, कि सर सरकार के पास 45 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने खर्चा किया है, व्यवस्था बनाई है पूरी, लेकिन आने वाला कितना है उससे कुछ कम आएगा। जैसे अभी जो डेफिसिट चल रहा है इंडिया का, वो है लगभग अराउंड सर, इस बार जो था वो था आपका शायद 5.6% के आसपास, 5 to 6% के बीच में था, 5.6 5.8% था। तो 5 से 6% का घाटा चल रहा है हर साल, यानी 100 रुपये आते हैं हमारे पास और हम खर्च कर देते हैं 106 रुपये, 105 रुपये। ये है बात सर, सिंपल से ना। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। तो बजट को आप डिटेल में करते हैं सर पूरा, है ना। पढ़ते हैं भैया इन सब चीज़ों को डिटेल में ना। देखो ये हुआ बजट, ठीक है सर। बजट के अंदर दो ही चीज़ें सर, रिसीप्ट और वो वाली बात। तो रिसीप्ट होती है सर, है ना, और आपका होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब रेवेन्यू बोल सकते हैं इसको ना। अब रिसीट्स में सर आपका दो तरह के रिसीप्ट होती हैं, एक होती हैं कैपिटल रिसीट्स, एक होती हैं आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, इधर भी सर सेम कहानी, यहाँ एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अब देखो इनमें और डिटेल में जाते हैं अपन। तो एक लेवल समझ में आई अपने को, ये रसीट्स है, रसीद जो होती है बेसिकली ये एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू कितना आने वाला है, कहाँ कहाँ से आने वाला है, कैपिटल से आने वाला है, और आपका जो डायरेक्टली पैसा आने वाला है सर। अब देखो कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो बेसिकली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उसका उसको पैसा मिल रहा है वापस, समझ रहे सर इन चीज़ों को। एक लेवल बात समझ में आई सर अपने को। देखो रेवेन्यू जो है वो है अपना टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू सर। ठीक है, ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू सर। सेम ऐसे ही कैपिटल पे भी, एक्सपेंडिचर पे सर, यानी वो सारे एक्सपेंडिचर जिनसे कि असेट्स बनते हों। रेवेन्यू सर कुछ नहीं बन रहा, फोकट में पैसा जा रहा है, यानी मेंटेन करने के लिए, यानी किसी चीज को मेंटेनेंस में जो पैसा जा रहा है, मेंटेन करने में, मेंटेन में सैलरी जाती है लोगों की, वो सब चीज़ें सर, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है सर, पेंशन जा रही है लोगों की, वो सारी बातें सर। ठीक है,
कैपिटल, अब देखो इनको को समझते हैं बेसिकली, डेप्थ समझते हैं होती क्या क्या है वो। तो देखो एक बात पे आए सर, अगर अपन पहली चीज सर अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो जो कैपिटल है इसका सिंपल सा मतलब निकलता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे सरकार ने मान लो लोन दिया किसी को भी, समझना सर पूरी बात को, सरकार ने लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था किसी को, तो जब लोन वापस अगर कोई चुकाएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया था किसी को भी, उसने लोन चुकाना शुरू किया वापस से, किसी को मान लो 10,000 करोड़ रुपए दिए थे और 10,000 करोड़ का लोन दिया वापस उसने, सर उसकी ब्याज देगा वो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो उसका लोन का पेमेंट हो रहा है ना, तो उसमें जो प्रिंसिपल आ रहा है ना वापस, प्रिंसिपल जो आ रहा है वो प्रिंसिपल आएगा कैपिटल के अंदर। ठीक है सर। एक बात, आपने सर कोई भी किसी स्टेट को लोन दिया था मान लो, वो सब इसमें आएगा। सर एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इंडियन गवर्नमेंट मान लो कहीं से बोरो कर रही है पैसा, ये यहीं पे समझाया जाए या फिर सर अलग अलग एक चीज बताई जाए? नेक्स्ट पेज पे बताते हैं सर, अलग ज़्यादा बेटर रहेगा ना, वही बना लेना सर उस तरह से ही। अब यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं सर, यहाँ पर ना कैपिटल रिसीट्स बताता हूँ सर, क्योंकि वहाँ पे क्या लिख नहीं पा रहे उस तरह से पूरा, उतना आ नहीं पाएगा सर। कैपिटल रिसीट्स, पहला फैक्टर सर रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन जो है वो आपका दोबारा मिल रहा है, लोन जो आपने दिया था, सरकार ने जो लोन दिया था उसको वापस दे रहे हैं। गवर्नमेंट इज गेटिंग इट्स लोन अमाउंट। ठीक है, यानी लोन जो है सर, पहली टर्म क्या आएगी इसमें, इंपॉर्टेंट टर्म, लोन जो था सर, लोन का रीपेमेंट। सरकार ने लोन दिया था, ठीक है सर, सरकार को वापस से रीपे हुआ है पैसा, दोबारा मिला है सर, वो तो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आएगा सर इसके अंदर। ठीक है, एक बात सर। सर दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स होती हैं एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सर, बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स कौन सी वाली सर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी सर मतलब क्या हुआ बात का, सरकार ने मान लो, अपन सुनते हैं ना बात, सरकार ने लोन ले रखा है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से भी, तो वो सारा सारा पैसा सर जो अपन ने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वहां से लिया है, बोरो जो किया है सर, गवर्नमेंट ने जो इंडिया के अंदर लोन लिया है, आरबीआई से लिया हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट से लिया हो, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, जो एनबीएफसी होती है उन सबसे, तो ये इंटरनल से कंट्री के अंदर, ये सर कंट्री के बाहर कहीं से लोन लिया है, तो बोरोइंग्स। ठीक है सर, ये सब चीज़ें आती हैं, प्लस अदर रिसीट्स होती हैं। अदर रिसीट्स में वही सब आता है कि कोई पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल रहा है ना। तीसरा होता है सर अदर रिसीट्स होती हैं, वो कैपिटल रिसीट्स में आती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट था उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है सर। ठीक है, एक बात, तो एक लेवल पे कैपिटल रिसीट समझ में आई है अपने को सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, ये हुई अपनी कैपिटल रिसीट्स की बात सर। अब देखो अपन पढ़ रहे थे सर रेवेन्यू रिसीट्स, है ना, रेवेन्यू पढ़ लिया था अपन ने, रेवेन्यू रिसीट्स है ना, रेवेन्यू बताते हैं सर अपने को। अब देखो रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो बेसिकली आपकी दो तरह की हैं सर, टैक्स और नॉन टैक्स, है ना, टैक्स हो गया, और एक है सर आपका इसी में दूसरा है नॉन टैक्स। अब देखो टैक्स में कौन से आ रहे हैं सर आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स, पूरे पूरे कवर होते हैं सर इसमें। यानी कि सरकार ने किसी तरह का टैक्स लगा रखा है, डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़े थे सर, टैक्स वाले सेक्टर में देखना सर, उसमें डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो सब टैक्स थे आपके। इनडायरेक्ट में जीएसटी वगैरह है, वैट है, वो सब से, तो जितना भी टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो सबका सब टैक्स रेवेन्यू आता है सर। ठीक है, एक बात। नॉन टैक्स सर, नॉन टैक्स ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन टैक्स कौन सा होता है,
नॉन टैक्स का मतलब है सरकार ने को टैक्स लगाया नहीं है, यानी सरकार को था नहीं कि पैसा आएगा उसके पास, फिर भी आ रहा है सर वो पैसा, तो वो कौन सा है? सरकार ने सर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे प्रॉफिट आ रहा है अगर, या कहीं कोई डिविडेंड है, यानी सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो उसको डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट दे रही है सर। किसी पीएसयू में इन्वेस्टमेंट किया था, वो पीएसयू से पैसा वापस लौट आ रहा है, पीएसयू में जो पैसा मिलता है सर वो। सर नॉन टैक्स में और क्या आती हैं चीजें आपकी? फाइन्स आते हैं, पेनल्टी आती हैं। अब किसी पे फाइन लगेगा ये पहले थोड़ी पता होता है, सरकार बजट में मान के थोड़ी चलती है फाइन देना पड़ेगा हमको, या फाइन मिलेगा हमें उस चीज़ का, लेकिन फाइन मिलता है सरकार को, पेनल्टीज भी मिलती हैं, बहुत सारी फाइन से पेनल्टी होती हैं, मिलती हैं, तो वो सब आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। यानी किसी तरह का टैक्स नहीं था, टैक्स मतलब सबके ऊपर लगेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट सर वही वाला, और नॉन टैक्स में हालांकि टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ध्यान रखना सर हमेशा। ठीक है सर, एक बात समझ में आई। अब आते हैं, देखो अपन ने एक्सपेंडिचर लिखा था उसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों चाहिए सर, है ना? तो हम समझते हैं सर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। देखो इनको डिटेल में समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, गौर जो आपकी एजेंसी है यूपीएससी, वो यही सब चीज़ें पूछ रही है लगातार, वो कोई भी कंडीशन दे देगी इनमें से कौन कौन सी चीज़ आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, कौन सी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। चार टर्म्स बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये चार्ट समझ में आती है ना, तो आपका डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट बहुत इजीली क्लियर होता है अपना, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है उसमें सर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो है, खर्चा है, लेकिन कौन सा वाला? कैपिटल वाला। यानी इसके अंदर क्या हो रहा होगा सर, आपकी असेट्स फॉर्मेशन हो रही होती है, असेट्स क्रिएशन। अब सर असेट क्रिएशन का मतलब क्या है? यानी आपने जो आज खर्चा कर रहे हो वो आपको कल फायदा देगा सर, सिंपल सा, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं सर, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए सर एनएचएआई, अभी देखा ना गडकरी साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई अपन लगातार देख रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन रोड बनती है सर, लगातार हाईवे बन रहे हैं। जितना ज़्यादा पैसा उन प्रोजेक्ट्स में जाएगा सर, वो खर्चा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो आज खर्चा तो दिख रहा है आपको, लेकिन सर एक टाइम बाद टोल 10 साल 15 साल में रिकवरी कर लेगा उस पैसे की, जो भी पैसा खर्च हुआ होगा उस पर सर, उसके बाद जो टोल कलेक्ट किया जाएगा वो सर आपके लिए प्रॉफिट है, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट बन के तैयार हुआ ना हमारे पास, भाई रोड बन के तैयार हो गई अपने पास। सर नितिन गडकरी सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, टॉप 5 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं, मान के चलना पूरे मंत्रालय के अंदर जितने मंत्रालय काम करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है उनका इस टाइम जो काम कर रहे हैं, और वो दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है, वो बातों में नहीं है सिर्फ। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ बातों में काम करते हैं, लेकिन एनएचएआई प्रॉपर काम कर रहा है सर, गडकरी साहब ने काम करना सिखाया है लोगों को, सच में सिखाया है। और हाईवे देखते हैं सर हम, पहले हाईवे नहीं थे इतने बेहतरीन, अभी होने लगे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो गडकरी साहब, तो सर अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज सर, गवर्नमेंट ने कोई भी पीएसयू बनाई, जो भी पीएसयू बनी है सर सरकार को फायदा देंगी ना, गेल भेल सेल ये सब जो है आपकी, और दे ही रही है, गेल है आपकी, भेल है, सेल है अपनी, प्रॉफिट दे ही रही है सर, ये सब कमा के दे रहे हैं अपने को। आपका जैसे इसरो है अपना सर, इसरो ने कॉमर्शियल आर्म भी स्टार्ट कर दिया, अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है कि हम मिसाइलें औरों के लिए भी छोड़ेंगे, खुद के लिए नहीं और लोगों के लिए भी करेंगे, तो डेफिनेटली सर पैसा आ रहा है उससे, और काफ़ी पैसा आने लगा है, स्टार्ट हुआ है पैसा आना। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं जो आने वाले टाइम में आपको फायदा देने वाले हैं, वो सब एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं सर, सिंपल सा। ये एनएचआई एग्जाम्पल लिया, इसमें आपका रेलवे भी आता है, सारी इंडस्ट्री सब कुछ जो आपको के किसी भी तरह का कोई असेट बनता है नया, यानी आपको कोई नई चीज़ बन के तैयार होगी आपके लिए, जो आने वाले टाइम में पैसा देगी आपको। ठीक है सर, एक बात। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। देखो नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। भैया रेवेन्यू का मतलब है सर, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, यानी इस देश को मेंटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, वो है सबका सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी बेसिकली हम जैसे किसी को ब्याज दे रहे हैं सर, क्या हमें ब्याज से फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला है सर? तो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा सर। लोगों को जो पेंशन दी जा रही है,
मेंटेन करने के लिए जो हम लोग रखे हुए हैं, सैलरी देनी पड़ रही है लोगों को, वो सारी बातें सर। अपन देखते हैं बेसिकली, जैसे सरकार ने जो आपको ये सब दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है, अनाज दे रखे हैं, ये सब के सब जो चीज़ें दे रखी हैं सर, इनसे असेट क्रिएट नहीं हो रहे सर, वो बर्डन है जबरदस्ती का। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सर, हम ध्यान रखना, कोई मतलब दिल पे मत लेना इस चीज़ को, अरे सर ये आपने, भैया सही गलत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं हम, बजट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अपना, फाइनेंस है, इकोनॉमी है बस, समाज के हिसाब से नहीं सोच रहे अभी, समाज वो एक अलग चीज़ है सर, उस पर बात होगी वो बाद में, ठीक है। सब्सिडी जो दी जा रही है वो सब चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डालते हैं, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, यानी इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, या वो करना ही पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, ठीक है सर। एक बात सिंपल सी, देखो इनका रेवेन्यू और कैपिटल का आपको लाइफ में भी एग्जांपल ले लेते हैं सर, कि आपकी लाइफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू कौन सा है सर। भैया तुमने सर आज कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने कोई ज़मीन खरीद ली, लैंड ओन करी तुमने, ज़मीन खरीद ली सर, वो आपका कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ज़मीन के मालिक बने हो सर, कल को वो ज़मीन आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। एक सर आपने गाड़ी खरीद ली कोई, क्या वो कार फायदा देगी आपको, फ्यूचर में महंगी बिकेगी? कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि कार आपने जिस अमाउंट खरीदी उससे कभी महंगी बिकी हो? नहीं बिकती सर, पॉसिबल ही नहीं है, अनटिल कोई यूनिक ना हो उसमें, या कुछ ऐसा हो कि सर वो बहुत ही पुरानी कार है, 50 साल पुरानी हो सकती है, वो रेयर केस में होता है। इन जनरल सर, इन जनरल 10 लाख की कार खरीदते हो सर, वो 5 और 6 की बिकती है, उससे ऊपर नहीं बिकती कभी भी, चाहे कितने गोलीबाज आदमी हो। तो अपने को समझ में आ रहा है, ये सब क्या यहाँ पे खर्चे हैं आपके। आपने कपड़े खरीदे जबरदस्ती के, एक तो होता है पहनने के लिए, ठीक है, 4 5 6 जोड़ी बहुत होते हैं सर, लेकिन लोगों ने देखा है ना, वो एकदम स्टेटस के लिए कर रहे हैं सर, पूरा माहौल बना रहे हैं। घड़ी खरीदते हैं महंगी में घड़ियाँ, 5 10 लाख 20 लाख की घड़ियाँ सर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, सिर्फ आप मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हो जबरदस्ती का, ठीक है सर। तो ये हुई बेसिकली इनकी बात सर, है ना। अब देखो अपन ये जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं सर, इसमें नेक्स्ट चीज़ पाते हैं अपन, पूरा पूरा तो बजट का एक लेवल में समझ में आया अपने को, आना पूरा कि पैसा आके सर आया, रिसीट्स की उसकी, और उसकी बात सर, है ना। तो देखो बजट जो है उस पर सर मैटर क्या करता है अपना, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सर, फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सरकार बजट पर ध्यान देती है, बजटिंग जो होता है ना अपना, उस बजट वाले मैटर को ही फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। यानी कितना पैसा आएगा कितना जाएगा ये सरकार तय करती है। देखो दो पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन तय करता है सर, सरकार तय करती है, गवर्नमेंट बनाती है सर। दूसरी है सर इसी के सेम मॉनेटरी पॉलिसी। कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं, बट बहुत सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल, दोनों की दोनों ही। सर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करना सर, ये है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। मनी का फ्लो जो है वो बना रहा है, यानी इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करना सर, ये सब चीजें होती हैं पूरी पूरी, ठीक है। ध्यान रखना सर, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बना रहा है, और आपका फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है। किसके थ्रू बना रही है, बजट के थ्रू बना रही है सर, ठीक है। ये बेसिक बात है सर दोनों ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे ना। तो देखो अब आती है बात कि बजट के टाइप्स कितने होते हैं सर, ठीक है। जो बजट है अपना वो बजट के टाइप कितने होते हैं। तो इंटरिम बजट और फुल बजट में तो फर्क समझ में आ गया अपने को। फुल बजट हर साल आता है फरवरी में। इंटरिम बजट जब कभी सरकार के पास टाइम कम होता है, 2 3 महीने बचे, तब आता है सर ना, आधा बजट जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात है सर, नेक्स्ट जो है इसमें टाइप्स ऑफ बजट है, देखो वो क्या है। अब देखो बजटिंग का एक गोल्डन रूल होता है सर, गोल्डन रूल ऑफ बजट। वो क्या बोलता है, अच्छा ये बताओ अपन ने जो पढ़ा अभी सर, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में से ज्यादा कौन सा होना चाहिए किसी भी सरकार का, कैपिटल होना चाहिए डेफिनेटली सर। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है कि किसी भी सरकार को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो ज्यादा रखना चाहिए, और जो भी सरकार बोरो कर रही है, जो सरकार बोरो कर रही है यानी सरकार कहीं से भी उधार ले रही है, तो उधार जो है ना
वो कहाँ जाना चाहिए, पूरा पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, असेट फॉर्मेशन में जाना चाहिए। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, सिंपल सी बात क्या हुई सर इसमें, बोरोइंग्स जो है ना सरकार की, वो हमेशा कैपिटल की तरफ जानी चाहिए। आसान भाषा में सर, सरकार जब कभी भी कहीं से लोन ले, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, बाहर से लोन ले या इंडिया में ले कहीं से भी, तो सर वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी बजट के अंदर आप अगर किसी सरकार ने मान लो 1,000 करोड़ रुपए लोन लिया है, 50,000 करोड़ रुपए लिया है, 1 लाख करोड़ लिया है, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए पूरा पूरा इसमें लगना चाहिए सर, असेट फॉर्मेशन में जाना चाहिए, उन सारे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए जो फ्यूचर में आपको फायदा देंगे। ना कि ये कि सर एक ट्रिप मार आते हैं, जो सरकार करती है कई बार ना। ठीक है सर, एक बात में, तो ये गोल्डन रूल है, ध्यान रखना सिंपल सा। गोल्डन रूल का मतलब क्या हुआ, बोरोइंग्स जो है शुड बी स्पेंड ओनली ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सिंपल सा, ये लाइन लिख लेना, बोरोइंग्स शुड बी स्पेंड ओनली ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। ठीक है, एक होता है सर, एक सुना होगा आपने जेंडर बजटिंग। जेंडर बजट, सर जेंडर बजट का मतलब है जेंडर स्पेसिफिक स्कीम चलाना और उनके हिसाब से पैसा एलोकेट करना उसमें। यानी कि जेंडर स्पेसिफिक यानी मेल फीमेल के हिसाब से पैसा बजट एलोकेट करना, जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशन। ठीक है, एक बात, विमेन के लिए पर्टिकुलरली सर विमेन सेंट्रिक स्कीम्स को काम करना है सर। ठीक है सर, दूसरी बात, इस तरह की चीजें जो आती हैं वो आती हैं आपको जेंडर बजटिंग में। जेंडर बजटिंग बेसिकली सिंपल चीज़ है कि बस जेंडर के हिसाब से थोड़ा सा देना, जैसे महिलाओं के लिए पर्टिकुलर ये चीज़ चलाई गई है, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना दी अलग से, एजुकेशन में अलग से फंड देते हैं उनके लिए पूरा, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं मतलब बेसिकली फंड देना अलग से ना, सेपरेट फंड बनाना सर। ठीक है, ये हुई आपकी जेंडर बजटिंग की बात सर। नेक्स्ट चीज़ बात है, देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है सर वो है अपनी, जैसे बजट के होते हैं और टाइप आपके, जैसे परफॉर्मेंस बजट है आपका, आउटकम बजट है आपका, वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं सर, जैसे आपका एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट, और देखो आउटकम बजट क्या करते हैं बेसिकली, जो मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट्स लाते हैं सर इसको पर्टिकुलरली, डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है सर, यानी एक मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट लेके आते हैं कि भैया हमने ये वाला एक स्कीम चलाई थी, उस स्कीम का ये आउटकम निकला है, तो वो पर्टिकुलर होता है, आउटकम जो है बजट जो है वो पर्टिकुलर होता है सर आपका। ठीक है, और वो हर मंत्रालय लेके आता है, हर मंत्रालय के अंदर जो उसके डिविजन हैं वो लेके आते हैं, यानी पर्टिकुलर डिविजन काम करते हैं इसके लिए, पर्टिकुलर डिविजन्स लेके आती हैं उसको, अलग से जो एक खंड बने हुए हैं वो लेके आते हैं सर इसको। ठीक है, एक दूसरा बजट ऐसा टाइप, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का सिंपल सा मतलब है सर, ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं आपके, यानी सरकार की परफॉर्मेंस ये रही है। होता क्या है, एक परफॉर्मेंस बजट के अंदर बहुत सारे आउटकम बजट हो सकते हैं, होते ही है सर, 30-35 डिपार्टमेंट है अपने यहाँ, 30+ है, तो 30+ आपकी मिनिस्ट्री है, टोटल मिनिस्ट्री कितनी है, 30+ है सर, 37 के आसपास है, 37-36 के आसपास सर। 30+ मिनिस्ट्रीज हैं तो डेफिनेटली सबके बजट बहुत सारे आएंगे, तो आउटकम बजट तो बहुत सारे होते हैं, परफॉर्मेंस बजट एक ही होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है सर। ठीक है, तो ये एक बार स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इसलिए बताइए ये बात, यूपीएससी में पूछा हुआ है, देयर कैन बी सेवरल परफॉर्मेंस बजट्स अंडर एन आउटकम बजट। सर स्टेटमेंट गलत था, उल्टा होता है इसका, देयर कैन बी सेवरल आउटकम बजट्स इन ए पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बजट। सिंपल सी बात सर, ये डिपार्टमेंट ला रहे हैं, मिनिस्टर अलग अलग पर्टिकुलर डिवीजन लेके आ रही हैं, और ये लेके आ रहे हैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर। ये हुई सर एक बात, तो क्लियर समझ में आया आपने को परफॉर्मेंस बजट का और इनका सर। अब आते हैं, देखो एक चीज़ और, एक चीज़ और होती है सर इसमें, जैसे एक जीरो बेस बजटिंग का भी है सर, कंसेप्ट आता है कई बार।
इनमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस बेसिक चीज़ें कवर होनी चाहिए बस। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजट सर, है ना। देखो जीरो बेस का मतलब क्या होता है, दोबारा से मांगों को, जैसे मान लीजिए कोई भी बजट तैयार करते हैं, तो बजट में होता क्या है, कोई मिनिस्ट्री थी, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, मान लो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है अपनी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसी को बोलते हैं अपन एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब सर एजुकेशन मिनिस्ट्री मान लो, उसका जो भी बजट था, उस बजट में उसने स्कीम्स को दोबारा से आगे बढ़ाया जा रहा है वो। जैसे मान लो लड़कियों के लिए भी ठीक है, 10 तक के बच्चों के लिए इतने इतने फ्री किया है, ये सब किया, उसी को हर साल आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी में कुछ पैसा ऐड कर देते हैं, 10%, 5% कुछ। जीरो बेस बजट में क्या करते हैं, उसको नए सिरे से वापस लेते हैं, यानी जीरो मान के दोबारा शुरू करते हैं पूरे पूरे को। एक तो क्या हुआ सर, एग्जाम्पल सिंपल सा, मान लीजिए इसको दिए सर इस बार 2 लाख करोड़ रुपए, अलग अलग स्कीम में दिए, मान लो 10 स्कीम में काम कर रही हैं, 10, 15, 20 स्कीम काम कर रही हैं अलग अलग। इस स्कीम में मान लो इसको दिए थे 5,000 करोड़ रुपए, ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिए गए थे सर। अगली बार क्या करेंगे, अगले साल इसमें बढ़ा के 5,000 को 5500 कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए 5,000 को बढ़ा कर दिया 5500, ठीक है सर। यही ये तो नॉर्मली हो रहा होता है। जीरो बेस बजट में क्या करते हैं बेसिकली, इस 5,000 को कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भैया हमें इस 5,000 का भी दोबारा से चाहिए पूरा, यानी कि इसकी भी डिटेल चाहिए पूरी, यानी 5500 करोड़ दे देंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो 5500 करोड़ किस किस चीज में देने हैं ये वो बताओ पहले पूरा, ठीक है सर। तो पूरी जो डिमांड्स थी ग्रांट्स के लिए, उसको जीरो पे ले आते हैं पूरे को, और जीरो से दोबारा शुरू करते हैं सर। ये है सिंपल सा जीरो बेस बजट का मतलब। ये इन जनरल हो रहा होता है, जीरो बेस बजट में ये होता है। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस सर, एक लेवल समझ में आना चाहिए अपने को, समझ में आई बात सर। तो जीरो बेस बजट में बेसिकली ये जनरली प्राइवेट कंपनी और उन सब में चलता है, गवर्नमेंट नहीं करती है इसको सर, गवर्नमेंट का इतना वो नहीं होता, बट एक कंसेप्ट है बस, ये चीज़ है ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है बस। अब देखो जो फंड होते हैं, वो फंड भी दो तरह के होते हैं आपके, जो गवर्नमेंट को जो फंड मिलते हैं ना, यानी जो मंत्रालय को फंड मिलते हैं आपके, वो दो तरह के फंड मिलते हैं सर। फंड्स इन बजट, ठीक है। और वो दो तरह के कौन कौन से हैं सर आपके, एक है लैप्सेबल, एक है सर आपका नॉन लैप्सेबल, ठीक है। लैप्सेबल मतलब सर, मान लो किसी सरकार को दिया, किसी सरकार ने मिनिस्ट्री को दिया, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ सर, है ना। इसको बोला भैया ठीक है 1,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको, और तो वो 1,000 करोड़ रुपए आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में खत्म करने हैं सर आपको, एक फिजिकल ईयर जो है, एक फिजिकल ईयर में खत्म होने चाहिए वो पैसे, यानी आपको जब से अप्रैल से मिलना स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च तक खत्म होने चाहिए। अगर वो खत्म नहीं होते हैं तो ये जाके कहाँ पहुंच जाएंगे दोबारा पैसे आपके, CFI में पहुंच जाएंगे सर, यानी लैप्स हो जाते हैं वो पैसे, सिंपल सी बात। CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सर, संचित निधि से बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नॉन लैप्सेबल सर, यानी कि लैप्स नहीं होंगे वो पैसे, तो नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। अगर आपको 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 1,000 में से मान लो आपने 500 खर्च किए, 500 बच गए, तो 500 आपके अगली बार काम आ जाएंगे सर, ये है सिंपल सा मतलब, ठीक है। नॉन लैप्सेबल को सर एक नाम और दे देते हैं, दूसरा नाम नॉन लैप्सेबल को बोलते हैं, वो बोल देते हैं रिवॉल्विंग फंड। नॉन लैप्सेबल को रिवॉल्विंग फंड भी बोल देते हैं। तो बहुत सारी स्कीम ऐसी होती है, जैसे नरेगा वगैरह, वो रिवॉल्विंग फंड में आती है बेसिकली। सोशल सेक्टर स्कीम्स को इस तरह रखा जाता है क्योंकि वो लंबे टाइम चलानी होती है बेसिकली, ठीक है सर। ये शॉर्ट टर्म की स्कीम्स होती हैं, ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस है इन सब चीज़ों में सर। तो ये हुई अपनी एक लेवल पर सर बजट की बातें सारी, ठीक है। अब आते हैं देखो एक चीज़ पे, तो अपन जो फिजिकल डेफिसिट है सर, उसका मतलब क्या हुआ सिंपल सा, वो पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिजिकल डेफिसिट कब होगा सर आपका, जब सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो तो आ रहा है कम, और सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है ज़्यादा, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रेवेन्यू हो गया उसका कम, इस कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट होता है सर, ठीक है। एक बात, रेवेन्यू आ गया कम और एक्सपेंडिचर अपना बढ़ गया, यानी सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, पैसा कम आ रहा है। खर्च कितने कर रहे हो सर, मान लो उसके पास 100 रुपये आ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सर, एग्जाम्पल ले लें तो 100 रुपये आ रहे हैं उसके पास, और खर्च कितना कर रही है वो, 105 रुपये, तो इसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट, ठीक है सर। अभी फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है इंडिया का सर, अभी डिस्कस किया था अपन ने,
5 से 6% किसका? पूरे बजट का, यानी पूरी जीडीपी का। सिंपल सा सर, ये है सिंपल सी बात। यानी 5 से 6% हम घाटे में हैं हर साल जी अपने बजट के, जो हमारा बजट है उसके पूरे पूरे। ये सर ऊपर से यहाँ लिख देते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना है अपना अभी जो है सर? 5 से 6% बजट का सर, टोटल बजट का 5 से 6% पैसा जो है वो घाटे में है अपन सर। ठीक है, ये हुई सर सिंपल सी बात आपकी। ठीक है, 5% के आसपास रफली रफली अभी है सर, 5 से 5.8, 5.7, 5.6 इस तरह चल रहा है ये सब, लेकिन 5-6% है रफली। अब देखो, इस फिजिकल डेफिसिट को खत्म करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। सीडीएस में क्वेश्चन आया था सर पिछले साल, 1 साल पहले 2022 के अंदर, 23 के फर्स्ट में था या फिर 22 के सेकंड में था। पता क्या क्वेश्चन था? सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो फिजिकल डेफिसिट है इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए, यानी जो फिजिकल डेफिसिट है इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है सर? डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। यानी फिजिकल डेफिसिट जो है आपका, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग सर। यानी जो घाटा हो रहा है उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, अभी चुनाव हुए तो चुनाव में काफी न्यूज में था कि मोदी गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, उसने जो कर्जा है वो 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो सर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से है। यानी जो डेफिसिट हो रहा है ना, इस डेफिसिट को कवर करने के लिए सरकार कहाँ से? लोन लेती है, बाहर से। इसलिए विदेश से जो कर्जा है भारत के ऊपर वो बढ़ गया है, डेफिनेटली बढ़ गया है, हुआ है वो, सही है बात, उसमें गलत नहीं है सर कुछ भी, बट वो है, ऐसा है ना। तो फिजिकल डेफिसिट सर इस तरह से काम कर रहा है, चीज़ है ना आपकी एक बात। इस चीज़ को कवर करने के लिए सर एक चीज़ आती है, दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो है वो नेक्स्ट चीज़ क्या है सर अपनी? एक एफआरबीएम एक्ट है। एफआरबीएम एक एक्ट है सर, अलग से 2003 में बनाया गया था बेसिकली। ठीक है सर, इसका मतलब है सिंपल सा, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट सर। ठीक है, इसका मतलब क्या था? फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर टारगेट सेट किया हुआ था 3% का। यानी जो गवर्नमेंट है उसने फिक्स किया हुआ है कि 3% ही फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फिजिकल डेफिसिट है उसको फिक्स किया हुआ है सर 3% पर, उससे ज़्यादा नहीं होगा वो, 3% पर रोकना है उसको। ठीक है सर, 2003 में सेट किया था अटल जी गवर्नमेंट ने सर, उसको लगातार बढ़ता रहा उससे। शानदार बात पता है क्या है सर इसमें पूरी कहानी में? सबसे शानदार बात, ये 3% आज तक आया ही नहीं, कभी कभी नहीं आ पाया सर, कभी भी। ना अटल जी के टाइम, ना मनमोहन जी के टाइम, ना अब मोदी जी के टाइम पे सर, तीनों को तीनों प्रधानमंत्री सर कभी भी 3% भी नहीं ला पाए इसको। ये सबसे पास में आया था बस मनमोहन जी के टाइम पे, कि मनमोहन जी ने इसको जरूर 4 के आसपास ले आए थे, इसको 3.7 3.8 तक ले आए थे, 3 से नीचे कभी नहीं आया। ठीक है सर, अभी भी सरकार का 2025 तक का टारगेट है कि 3 पे आ जाए सर, पर पॉसिबल ही नहीं है सर। 25 में कैसे आ जाएगा? 24 में जब आपका 6% है, 5.7% के आसपास है, 5.6% है, तो कैसे आ जाएगा सर? अब जस्ट दोगुना कम करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एफआरबीएम एक्ट का टारगेट पूछ लिया था सीडीएस में कि टारगेट कितना है उसका। ठीक है सर, अब सीन क्या है, ये एक्ट है बस, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखना सर, गवर्नमेंट के ऊपर टारगेट है ये, यानी किसी भी कारण से सर लीगली बाइंडिंग नहीं है, बस ये है एक बात सर, सिंपल सा। जब बाइंडिंग नहीं है तो सरकार फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और किसी सरकार फर्क नहीं पड़ा, अभी जो गवर्नमेंट है उस पर ना, उससे पिछली पे ना, उससे पिछली पे 5 सरकार चेंज हो चुकी है भाई, 3 से लेके 3 बार मोदी जी बन गए, 2 बार मनमोहन जी, और एक वो 6ठी बार पीएम बन रहे हैं 2003 के बाद से। ठीक है सर, अटल जी थे, 2 बार मनमोहन जी बन गए, और 3 बार ये बन गए सर। तो एफआरबीएम एक्ट थोड़ा समझ में आया आपने को? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट सर, ये हुई सिंपल सी बात सर पूरी कहानी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर पूरी और नेक्स्ट चीज़ के साथ में, डिटेल्स में सिर्फ और सिर्फ सर पूरे कंसेप्ट पढ़ो, बस उन कंसेप्ट को समझना है आपको 100%। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह की। और वो जो समझाया है ना पूरा कि ये चीज़ होती है, और वही सवाल पूछती है, बस ध्यान रखना सर, हमेशा रटने की जरूरत नहीं है, बस समझे बार बार। ठीक है सर, ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।